Hello everyone and I wish you all here happy new year. Okay, so हम यहाँ अब 2025 में पहुँच चुके हैं एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाला ये जो हमारा नया साल है 2025 हम सब के लिए यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ और हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। सो आज है 1 जनवरी 2025 और हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू के यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और जो भी न्यूज़ हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नया साल है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करें आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल एडुवर्स IAS। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो मेक श्योर आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपके साथ इस एनालिसिस की पीडीएफ शेयर की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल है कोर्ट गिव्स पंजाब 3 more days ऑन फार्म प्रोटेस्ट। अभी यहाँ पर जो फार्मर्स हैं पंजाब में वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा। और वो क्या डिमांड करें, उनकी डिमांड ये है कि वो ये चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्रॉप पर उनको एक लीगल गारंटी यहाँ पर मिले। ठीक है, तो इसके लिए वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहते हैं कि प्रॉपर उनकी बातचीत हो और इस चीज को यहाँ पर उनको लीगल गारंटी मिले। उसके बाद वो क्या करेंगे, उनका जो ये लाइक फास्ट चल रहा है प्रोटेस्ट जो चल रहा है उस चीज को रोकेंगे। अभी हाल ही फिलहाल में यहाँ पर 35 डेज से हंगर स्ट्राइक यहाँ पर चल रही थी और उसके बाद जो इसके लीडर थे, लीडर जगजीत सिंह ढंडेवाल, उनको हॉस्पिटलाइज यहाँ पर किया गया है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ने यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट को 3 और दिन दिए हैं कि आप चीजों को देखिए और हम जब तक वेट करते हैं कि कैसे चीजें यहाँ पे वर्कआउट करती हैं, फर्दर देखते हैं क्या चीजें निकल कर आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल वैसे देखो आज सच हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं, बट जो भी है हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जिसमें हम बात कर रहे हैं COP29 क्लाइमेट फाइनेंस एंड इट्स ऑप्टिकल इल्यूजन। तो इसमें कुछ जो आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वो मेंशन किए गए, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंस हैज बीन अ मेजर पॉइंट ऑफ क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन सिंस द लॉन्चिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन लेड क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस इन 1991। जब से 1991 से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुके हैं, तभी से यहाँ पर बात आती है किसकी, क्लाइमेट फाइनेंस की, कि हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए हमारे पास पैसे, टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC 1992। इसका जो आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 सब क्लॉज 7, ये क्या कहता है, दैट द एक्सटेंट टू विच द डेवलपिंग कंट्री पार्टी विल बी फुलफिलिंग देयर क्लाइमेट एक्शन कमिटमेंट्स इज कंटीजेंट ऑन हाउ मच फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी दे गेट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री पार्टी। तो इसमें कहा जा रहा है कि देखो अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो मेजर कंट्रीब्यूशन किसका रहा है, जो डेवलप्ड कंट्री से, उन्होंने तो पूरा अपना क्या किया है, एमिशन कर लिया, सारी चीजें कर ली हैं। अब जो भुगतान है वो किसको पे करना पड़ रहा है, डेवलपिंग और जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें यहाँ पर पे करना पड़ रहा है। और दूसरी चीज ये, अब जब डेवलपिंग कंट्रीज यहाँ पर एक ग्रोथ की फेज पर हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो उनके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, हम फ्यूल्स इन सबको छोड़कर डायरेक्टली हम स्विच कर जाएं किस पर, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ। ठीक है, तो इट इज वेरी हम कह सकते हैं कि हमारे लिए इतना आसान ये चीज नहीं है। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। दूसरी चीज हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि जो हम किस एक्सटेंट तक डेवलपिंग कंट्री जो यहाँ पर हैं उन्होंने क्लाइमेट एक्शंस की जो कमिटमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री पार्टीज है उनसे उनको कितनी टेक्नोलॉजी और फाइनेंस मिला। पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं, वो भी जो आर्टिकल 9 सब क्लॉज 1 है, प्रोविजन रिलेटेड टू फाइनेंस बाइंडिंग द डेवलप्ड कंट्रीज टू मोबिलाइज फाइनेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट का जो आर्टिकल 9, अब देखो ये आर्टिकल डायरेक्टली न्यूज़पेपर में है तो यहां से ये आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद होना चाहिए। हम इस साल 2024 आपका और 23 में भी हमने ये देखा है कि ज्यादातर जो बातचीत हुई है वो क्लाइमेट फाइनेंस पर ही यहाँ पर हुई है। ठीक है, तो इस फाइनेंस की बात करते हैं तो पेरिस एग्रीमेंट का जो आर्टिकल 9 सब क्लॉज 1 है, ये प्रोविजन है किससे रिलेटेड, कि ये बाइंड करता है डेवलप्ड कंट्रीज को कि आपको क्या करना है, डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस मोबिलाइज करना है, मतलब आपको पैसे देने हैं।
ठीक है, इतना यहाँ पर क्लियर हुआ। फिर देखिए 6 असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ जो हमारी आईपीसीसी की 6 रिपोर्ट है, वो भी क्या डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइब फाइनेंस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एज क्रिटिकल इनेबल्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज इन द बैकड्रॉप ऑफ एंथ्रोपोजोनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर 1.1 डिग्री सेल्सियस ऑफ वार्मिंग अबव व्हाट इट वाज इन 1850 एंड 90s इन 2011-20। हमारे अर्थ का टेम्परेचर आज के टाइम पर 1.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पहुंच चुका है। अगर अब हमने कुछ एक्शन नहीं लिए तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है फॉर अस। ओके, एंड जो 6 असेसमेंट रिपोर्ट है आईपीसीसी की यहाँ पर, दैट इज ऑल्सो हियर सेइंग दैट जो हमारी लाइक डेवलप्ड कंट्रीज है, दे हैव मनी हियर एंड दे हैव टेक्नोलॉजी, सो दे शुड what they should transfer, they should mobilize their finance, their money and their technology here। ठीक है, तो ये तभी हम क्या कर पाएंगे, जब तक हम सब एक साथ नहीं आएंगे हम इस ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हुआ। देखो ये जो आर्टिकल में इतना पॉइंट है ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर यही सारी बातचीत है इसमें कि अभी जो आपका COP29 हुआ कहाँ, अजरबैजान बाकू में, तो वहां पर एक कोई कंक्रीट एक्शन नहीं निकल कर आया हमारे सामने। तो डिसीजन ऑन एनसीक्यूजी, जो आपकी एनसीक्यूजी की यहाँ पे वो हुई थी, उसमें ये कहा मेक रेफरेंस टू द फाइनेंशियल नीड। यहाँ पर रेफरेंस दिया गया किसकी, कि हाँ फाइनेंशियल नीड है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। और जो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज हैं और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, वो सबसे ज्यादा क्या है, वल्नरेबल है आज के टाइम पर, एंड उन्हें सबसे ज्यादा यहाँ पे फाइनेंस की जरूरत है। ठीक है, लेकिन एनसीक्यूजी में क्या हुआ आपका, इनका जो लाइक कोई भी यहाँ पे मिनिमम एलोकेशन भी यहाँ पर नहीं डिसाइड किया गया है। ठीक है, सिर्फ एक रेफरेंस मेड है, आपका बनाया गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं। इंडिया और एनसीक्यूजी की बात करते हैं। एनसीक्यूजी यहाँ पर क्या है, न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, एनसीक्यूजी। ये आपका अभी जो COP29 नवंबर में यहाँ पर हुआ था ना, उस मीटिंग में इसको यहाँ पर ये एग्रीमेंट लेकर आया था। ठीक है, इसमें था मेनली कि हम क्या करेंगे, जो $100 बिलियन, पहले ये था कि $100 बिलियन का यहाँ पर फाइनेंस यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन इस चीज को रिप्लेस करके यहाँ पर फिर क्या होता है कि हमने इसका अमाउंट ये कर दिया कि 2030 तक एटलीस्ट यहाँ पर 1.3 बिलियन हमें क्या करना होगा, नॉट बिलियन, ट्रिलियन। ठीक है, नॉर्थ जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो यहाँ पर मोबिलाइज करें। ठीक है, तो ये हुआ। तो इंडिया एनसीक्यूजी से यहाँ पर बिल्कुल भी उनका जो पर्सपेक्टिव है उससे यहाँ पर वो नहीं रखता है। इंडिया, इट इज नोटेबल दैट इंडिया ज्वाइन दी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू प्रोटेक्ट दी ओजोन लेयर। यहाँ पे हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को क्या किया है, ज्वाइन किया है, जिससे कि हम ओजोन लेयर को क्या कर सके, जो उसका डिप्लेशन हो रहा है उसको प्रोटेक्ट कर सके, है ना, विच लेड टू सेटिंग अप अ मल्टीलेटरल फंड $240 मिलियन हियर। इसमें यहाँ पर क्या हुआ था कि लाइक जो आपका ओजोन लेयर का डिप्रेशन हो रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, रोकना है। तो इसके लिए यहाँ पर $240 मिलियन का फंड आपका मोबिलाइज हुआ था, सेटअप किया गया था। इसमें से $80 मिलियन है यहाँ पर एडिशनली यहाँ पर इंडिया के यूज के लिए फिर इंक्लूड हुआ था। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ये जो न्यू फ्लो रहा है, तो इसमें इंडिया ने एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर अपना शो किया है ऑन द एडॉप्शन ऑफ एनसीक्यूजी इन इट्स प्रेजेंट शेप, फॉर्म एंड शेप, विच वॉज विदाउट इट्स कंसल्टेशन। यहाँ पर इंडिया का कोई कंसल्टेशन भी नहीं था। ठीक है, इट हैज मेड अ सीरियस ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द COP29 प्रेसिडेंसी एंड सेक्रेटरीट इन द वे इट वॉज फाइनलाइज। तो इंडिया इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, इन पर ज्यादा फोकस किया ही नहीं गया। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा इशू बन रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है, आप ये जो आर्टिकल्स हैं इनको डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके जो आंसर की क्वालिटी है वो इनहेंस होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर ऐसा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिपोर्ट की बात की गई है। इंडिया अमंग 25 नेशंस विद हाई रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, रिपोर्ट की। कौन सी रिपोर्ट है, सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स। एक तो आपकी ये रिपोर्ट है जिसमें यहाँ पर ये कहा गया कि आउट ऑफ 198 नेशंस, यहाँ पर जो इंडिया की रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं तो आपको हाईएस्ट देखने को मिलता है। मतलब कि आपकी कंट्री में ये यहाँ पर ये रिपोर्ट क्या इंडिकेट करता है, हाईएस्ट स्कोर ऑन SHI इंडिकेट्स ग्रेटर लेवल ऑफ रिलीजियस रिलेटेड हरासमेंट। अगर आपका यहाँ पर लाइक हम कहते हैं रिपोर्ट में आपका जो स्कोर है वो हाई है,
तो उसका मतलब क्या है, हाई स्कोर होने का मतलब है कि आपकी कंट्री में रिलीजियस रिलेटेड जो हैरेसमेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, मॉब वायलेंस यहाँ पर होता है, टेररिज्म है, मिलिट्री एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, कन्फ्लिक्ट होता है ओवर दी रिलीजियस कन्वर्जन एंड यूज ऑफ रिलीजियस सिंबल एट दी टायर। ठीक है, तो मतलब ये नहीं कह रहे कि सारी चीजें, लेकिन ये पॉइंट्स इसमें इंक्लूड है। जिस भी कंट्री में जिस भी कंट्री का स्कोर यहाँ पर हाई आता है, इट मींस इनमें से कुछ यहाँ पर बहुत ज्यादा आपका होता है। इंडिया की स्कोर की बात करते हैं तो 10 आउट ऑफ 9.3। ठीक है, ये स्कोर है इंडिया का। और अगर 7.2 से होता है तो उससे ज्यादा होता है, 7.2 से अबव 7.2 है तो उसको हम क्या मानते हैं, वेरी हाई मानते हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ इंडिया नहीं, बहुत सारी कंट्रीज हैं आपकी। द रिपोर्ट ऑल्सो असेस कंट्रीज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजन। और ये जो रिपोर्ट है इसमें यहाँ पर एक और असेसमेंट किया जाता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर कितना आपका रेस्ट्रिक्शन लगाती है रिलीजन पर। ठीक है, यूजिंग द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स यहाँ पर जो है उसके बेसिस पर इसमें मेजरमेंट किया जाता है। तो देखो आप इस रिपोर्ट में देखेंगे, आपको समझ में आएगा ये वाला। ठीक है, कि कौन सी कंट्री कहां पर आपकी स्टैंड होती है। ये आपका 10 है और ये 0 है। ठीक है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये 10 एंड दिस इज 0। अब देखो इंडिया क्या है, देखो चाइना तो यहाँ पर आ गया, इंडिया यहाँ बीच में आ रहा है, ईरान, इजिप्ट, लीबिया। तो जिसका जिसका यहाँ पर आप जैसे जैसे जा रहे हैं इसका आपका स्कोर यहाँ पर बनता जाता है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट 1 दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, आपका जो हॉरिजॉन्टल ये वाला जो एक्सिस है, स्कोर्ड 198 कंट्रीज इन द ईयर 2022। दी हायर अ कंट्री ऑन द चार्ट द मोर, जितना यहाँ पर ये हायर पे जा रहे हैं। ठीक है, द रिलीज रिलेटेड हॉस्टिलिटी और नॉन गवर्नमेंट प्लेयर्स का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर चार्ट शो कर रहा है आपका। ये आर्टिकल आपका बहुत अच्छा आर्टिकल है, मतलब कि थोड़ा एनालिटिकल आर्टिकल है आपका। इसमें ऐसा जिसमें हम देखेंगे तो कुछ आपको फैक्ट्स नहीं दिखेंगे और फैक्ट्स भी हैं। ठीक है, तो द नेचर ऑफ डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या होता है, डिसेंट का मतलब होता है यहाँ पर हम जैसे हिंदी में अपने बोलते हैं इसे मतभेद। ठीक है, आप किसी चीज से यहाँ पर क्या है, आपका कोई डिसीजन है, कुछ भी है, उस चीज से आप यहाँ पर एग्री नहीं करते, यहाँ पर उस चीज से क्या कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं। आपका जो ओपिनियन है वो दूसरों मतलब जो अदर पर्सन है उससे क्या कर रहा है, यहाँ पर डिफर कर रहा है। तो ये होता है आपका डिसेंट। ये पॉइंट क्लियर है। अब देखो हम बात करते हैं इंडियन जुडिशरी की। तो ये डिसेंट आपका सिर्फ इसमें दो कंट्रीज को यहाँ पर क्या किया गया, कंपेयर किया गया, एक यूएस को और एक इंडिया को, क्योंकि दोनों कंट्रीज आज के टाइम पे वर्ल्ड में देखें तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमें दिखाई देती है। ठीक है, और डिसेंट की बात करते हैं तो डिसेंट इज इंपॉर्टेंट फेसेट ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो डिसेंट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, एक पिलर की तरह यहाँ पर काम करता है, चाहे वो रिपब्लिकन नेशन हो, चाहे या फिर वो पार्लियामेंट्रियन यहाँ पर लेजिस्लेशन हो। ठीक है, और इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर जजेस। तो यहाँ पर हम जजेस की बात कर रहे हैं, जुडिशरी की बात कर रहे हैं। सो इंडिया एंड द यूएस आर टू स्ट्रॉन्ग कंट्रीज। इंडिया और यूएस की बात करते हैं तो ये आपकी दो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं एंड ओपिनियटेड जुडिशरी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट कहाँ का, यूएस का। यूएस के सुप्रीम कोर्ट को हम क्या कहते हैं, स्काउट, SCOTUS, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो इसको हम स्काउट्स भी कहते हैं, इसका एब्रिविएशन है। यहाँ पर जो जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, जो प्रेसिडेंट्स होते हैं ना, प्रेसिडेंट वो इनको अपॉइंट करते हैं। जजेस को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, हमें ये देखने को मिला, द डिसेंट ऑफ स्काउट्स आर लार्जली बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इंक्लिनेशन ऑफ द जजेस। वहां पर हमें पॉलिटिकल अगर डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहाँ पर किया है तो वो उस बेसिस पर होता है, रिपब्लिकन पे हुआ तो उस बेसिस पर उनका यहाँ पर डिसीजन होता है। हु आर डायरेक्टली अपॉइंटीज ऑफ द प्रेसिडेंट कन्फर्म बाय द सीनेट। सीनेट कंफर्म करते हैं और प्रेसिडेंट उनको डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं। अब देखो एग्जांपल्स भी गिवन है, जस्टिस स्टीफन का यहाँ पर एग्जांपल है, फॉर इंस्टेंस एन अपॉइंटी बाय द डेमोक्रेट्स हैज बीन हिमसेल्फ बी प्रो अफर्मेटिव एक्शन, प्रो एबॉर्शन एंड अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट। तो ये जो जज थे आपके हम कह सकते हैं, इनका अगर हम देखते हैं तो ये प्रो अफर्मेटिव एक्शन थे इनके, ये प्रो अबॉर्शन थे यहाँ पर और कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट में थे। ठीक है, His dissent यहाँ पर Glossip versus Gross 2015 held that capital punishment violated the 8th Amendment of the Bill of Rights, which prevent inhuman and
डिग्रेडिंग पनिशमेंट, तो यहाँ पर वो कैपिटल पनिशमेंट से डिफर करते थे। ऑन द अदर हैंड जस्टिस सैमुअल की बात करते हैं, सैमुअल एलिटो ऑन द अदर हैंड रिपब्लिकन अपॉइंटी थे। ये बोथ एंटी अबॉर्शन भी थे और एंटी गे राइट्स भी थे। उनका ये कहना था कि लाइक एक केस था आपका ऑब्रिगेफेल वर्सेस हॉज 2015, रीजन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट एड्रेस द राइट टू मैरी ऑफ सेम सेक्स कपल। तो यहाँ पे जो सेम सेक्स कपल्स हैं इनको ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये राइट नहीं देता है कि आप यहाँ पर क्या कीजिए, शादी करिए। ठीक है, तो ये अगर हम इंडियन जजेस की बात करते हैं तो इंडियन जुडिशरी जो डिसेंट है वो आपकी कहीं कहीं पॉलिटिकल तो हो जाती है, लेकिन आपकी ज्यादातर वो आपको सोशल ज्यादा दिखाई देती है कि सोशली यहाँ पर और इंटेलेक्चुअल यहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स होते थे। हम यहाँ पर फैक्ट्स देखते हैं कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज सही नहीं है। हम ये नहीं देखते हैं कि ठीक है सेम सेक्स मैरिज अगर है तो इसमें क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। हम चारों तरफ की चीजों को यहाँ पर सुनते हैं और उस बेसिस पर जजेस यहाँ पर देते हैं। अब देखो यहाँ पे पॉलिटिकल डिसेंट्स की बात की गई है। अनलाइक द यूएस, इंडियन जजेस आर नॉट अपॉइंटीज ऑफ द रूलिंग पार्टी। इंडिया के जजेस होते हैं वो रूलिंग पार्टी से यहाँ पर अपॉइंट नहीं होते, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर हमारा कोलिजियम सिस्टम है और जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे केसेस का भी जिक्र किया गया है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एडीएम जबलपुर 1976, 4 आउट ऑफ 5 मतलब 4 आउट ऑफ 5 जजेस ने यहाँ पर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट पर कहा था, इंक्लूडिंग 21 आर्टिकल 21 रीगेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 359। तो ये कहा था कि आपका क्या है, जब हाँ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट आपका क्या कर सकते हो, नेशनल इमरजेंसी में भी इनको सस्पेंड किया जाता है। फिर यहाँ पे मेजोरिटी जजमेंट वाज द पॉलिटिकली साउंड वन एट द टाइम। ठीक है, ये क्लियर हुआ। मतलब इसमें ये है कि आर्टिकल 359 है आपका, नेशनल इमरजेंसी की हम बात कर रहे हैं तो नेशनल इमरजेंसी में आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो जाएंगे, इंक्लूडिंग आर्टिकल 21। ये यहाँ पर 4 आउट ऑफ 5 जजेस का क्या था, यहाँ पर मेजोरिटी में डिसीजन था। तो द मेजोरिटी जजमेंट वाज द पॉलिटिकल। अब देखो ये पॉलिटिकल साउंड कर रहा है ना कि मतलब आपके सारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसको आपने सस्पेंड कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जस्टिस HR खन्ना यहाँ पर स्टैंड हुआ, उनका ये था कि political pressure of the time dissented and reasoned that if Article 21 remained suspended there would be no resource to deprivation of life and liberty। तो उन्होंने इस चीज को क्या किया, डिसेंट किया, मतलब कि उस चीज से वो डिसएग्री हुए कि नहीं, मतलब 5 जज थे उसमें सिर्फ 4 तो इस चीज को एग्री कर रहे थे कि हाँ आर्टिकल 21 और जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं आप उनको क्या कर दे, सस्पेंड कर दें। लेकिन जो आपके एक जज थे जिसका नाम था HR खन्ना जी, उन्होंने ये कहा कि नहीं, आर्टिकल 21 को भी अगर आप सस्पेंड कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो हम बात कर रहे हैं लाइफ और लिबर्टी की, आप उससे भी यहाँ पर डिप्राइव कर रहे हैं इमरजेंसी के टाइम पर। तो हिज रिजॉल्व टू कीप राइट्स इंटैक्ट एमिड्स द टर्बुलेंट इंडिया extended his voice on the bench and also become the law later by the Constitutional Amendment Act Article 359। तो उनका ये जो मतभेद हमें देखने को मिला, मतलब वो इस चीज से जो मतलब कि डिसएग्री हो रहे थे, बाद में फिर ये क्या बनी, बेंच की आवाज बनी और बाद में हमें क्या दिखाई दिया कि आर्टिकल 21 को हम क्या करते हैं, इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं कर सकते और ये अमेंडमेंट होता है। देखो एक पर्सन के डिफर करने से यहाँ पर अमेंडमेंट हो गया। तो जहां पर जो चीज रीजनेबल है उस चीज पर हमें क्या करना चाहिए, डिसेंट अपना शो करना चाहिए। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर अनदर एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे कि आप यहाँ पे बेसिक एग्जांपल लीजिए। ये तो पॉलिटिकल डिसेंट हो गए। पॉलिटिकल डिसेंट मतलब कि जो कुछ पार्टीज होती है ना कि जो हमारी यहाँ पर अभी करंट गवर्नमेंट है उस पर हम ज्यादा फोकस करें, उस बेसिस पर करें। अब हम सोशल डिसेंट की बात करते हैं। आपको यहाँ पर शायरा बानो का केस तो सभी को याद होगा, ट्रिपल तलाक का। तो इसमें ट्रिपल तलाक वो डाइवोर्स वाला इशू था जिसमें यहाँ पर ट्रिपल तलाक था, सुन्नीज में ये डाइवोर्स होता है। जस्टिस GS खैदर अब्दुल नजीर डिसेंटेड विद द मेजोरिटी, यहाँ पर वो मेजोरिटी से यहाँ पर डिसेंट किया, विच स्टक डाउन द ट्रिपल तलाक, जिससे यहाँ पर ट्रिपल तलाक वो हो गया। तो इसमें ये कहा कि ये क्या कर रहा है, जो मुस्लिम विमेन्स, मतलब ये था कि ये जो ट्रिपल तलाक है मुस्लिम विमेन की जो राइट टू लाइफ का है ना, उसको वॉलेट कर रहा है। तो 2 जजेस ने यहाँ पर ट्रिपल तलाक को ये कहते हुए उससे मतभेद किया कि लाइक नहीं, ये क्या कर रहा है, हमारा जो पर्सनल लॉ है, सुन्नीज का जो पर्सनल लॉज है वो वॉलेट कर रहा है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बिल्कुल तरीके से वॉलेट नहीं कर रहा है। लेकिन
ट्रिपल तलाक एनी हाउ क्या कर रहा था, आपके जो मुस्लिम वुमेन्स के राइट थे उसको यहाँ पर आपका वॉलेट कर रहा था। तो ये चीजें हो गई। फिर ऐशद शिफा आपका 2022 का यहाँ पर केस है, जिसमें ये था कि क्या जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो स्कूल में हिजाब पहनकर जा सकती हैं या नहीं जा सकती। तो ये इशू यहाँ पर चल रहा था कि देखो अगर हिजाब पहन के जाती तो इससे ड्रेस कोड जो होता है, यूनिवर्सल ड्रेस कोड है, वो उसको इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपका ये आता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर स्टेट को परमिट करना चाहिए कि आपके जो प्राइवेट अफेयर्स हैं, क्लासरूम में कैसा क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। तो ये यहाँ पर हमें चीजें देखने को मिलती हैं। फिर हमें इंटेलेक्चुअल क्रिटिक भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जो हम इंडस्ट्रियल अल्कोहल की बात करते हैं, तो इसमें क्या स्टेट टैक्स लगा सकती है या नहीं लगा सकती, कि सेंट्रल टैक्स लगाएगी। तो ये आप यहाँ पर एक बार इसको रीड करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो इंटेलेक्चुअल क्रिटिक इसमें क्या होता है, द डिसेंट कुड ऑल्सो बी प्लानली इंटेलेक्चुअल लाइक द जस्टिस BV नागरनाथा इन ललिता प्रसाद वैश 2024 का ही केस है, इन इंडस्ट्रियल अल्कोहल केस। ये अभी रीसेंट केस है आपका। इसमें क्या था, हियर 9 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइंड वेदर स्टेट हैव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू टैक्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल। तो यहाँ पर ये था 9 जजेस की बेंच थी, उसमें ये था कि क्या जो स्टेट है वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर टैक्स लगा सकती है नहीं, और डज ओनली सेंटर हैव दी अथॉरिटी, कि सिर्फ सेंटर के पास ही अथॉरिटी है। तो इसमें सर डिसएग्रीइंग विथ 8 जजेस, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, जो जस्टिस नागरत्न थे उन्होंने ये कहा कि मैं इस चीज से एग्री नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि स्टेट कुड नॉट टैक्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल। उन्होंने कहा कि स्टेट को इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, वो टैक्स नहीं कर सकती। द डिसएग्रीमेंट वॉज ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म इंटॉक्सिकेटिंग लिकर अंडर एंट्री 8 of list 2 in the 7th schedule of the Constitution. The majority believe that if this legislation entry was broad enough to include liquor unit for human consumption, तो इनका कहना ये था, मतलब जो 8 जजेस थे उनका कहना ये था कि ये जो अल्कोहल है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट है ना। तो यहाँ पर लेकिन जो एक जज था उनका ये कहना है कि वो जो लिकर का यूज यहाँ पर अल्कोहल का, इंडस्ट्रियल अल्कोहल का यूज हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए हो रहा है। इसमें यहाँ पर आप इसको इंटॉक्सिकेटिंग लिकर में क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, है ना। ये तो एक पूरी तरीके से अलग चीज हो गई। एक कंजप्शन वाला लिकर अलग है, लेकिन इसका ये जो लिकर का यूज हो रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए हो रहा है। सो ऑल्दो वी नो हियर कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लिकर इज नॉट गुड, बट यहाँ पर ये जो ओपिनियन है आपका डिफर करता है, ठीक है। तो अभी फर्दर देखते हैं क्या चीजें निकल कर आती हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर इस आर्टिकल में समझ में आया होगा कि डिसेंट जो है हमारी इंडियन जुडिशरी का बहुत ही अच्छा नेचर है। यहाँ से कई बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें सामने निकल कर आई हैं और हमने इनको अच्छे से देखा भी है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। तो देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।